हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स का बैकबोन कहा जा सकता है इसको। नाम है रेट लॉ। बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट कंसेप्ट है। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना हमारे लिए और आगे के कंसेप्ट्स को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो एकदम अपना जोश बनाए रखें, अपने को मोटिवेट रखें, थोड़ा सा लॉजिकली समझने की जरूरत है। बाकी डिफिकल्टी नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो माई सेल्फ इज के शुक्ला, और ये है आपका एवरग्रीन सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, जिससे आपका तो भला हो ही, आपके मित्रों का, दोस्त का, फ्रेंड्स का, आपके वेल विशर्स का भी भला हो, और मेरा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम मोर एंड मोर वीडियोज आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं रेट लॉ। तो देखें बेटा, रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, इसका केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम सीखेंगे क्या, अगर इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें तो बेटा जी देखिए, रेट लॉ ये बताने की कोशिश करता है कि किसी रिएक्शन की जो रेट है, वो रिएक्टेंट्स या जो प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उनकी जो कंसंट्रेशंस हैं, उनके साथ रेट का रिलेशन क्या है। समझ पा रहे हैं हमारी बात। यानी अगर हम किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को चेंज करते हैं तो रेट चेंज होगी या नहीं होगी। अगर चेंज होगी तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इस कंसेप्ट को, इस व्यू को वो समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें रेट लॉ से मिलने वाली है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज, या हम ऐसे कह देते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि इट टेल्स अबाउट डिपेंडेंस of the rate of reaction on concentration of the species involved in chemical reactions। समझ पा रहे हैं भाई इस चीज को। इट टेल्स अबाउट डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। अभी जो समझाया है वही बात हमने यहां पर लिखी है। तो इसको डिटेल में अगर हम समझना चाहते हैं तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a hypothetical रिएक्शन। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने ले ली। देखिए भाई, XA प्लस YB इज इक्वल टू ZP। यहां पर ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन आप ये मानकर चलें कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। X और Y, Z ये बैलेंसिंग फैक्टर हैं, जिन्हें हम टेक्निकल टर्म में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब अगर इस रिएक्शन का हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो ये हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक थ्योरेटिकल व्यू होता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल यानी प्रैक्टिकल व्यू होता है। तो यहां पर बेटा जी देखें, हम फर्स्ट व्यू ले रहे हैं, यानी थ्योरेटिकल व्यू इसका लेना चाहते हैं। जो थ्योरेटिकल व्यू है, ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने कहां पर पढ़ा है भाई? 11th में। किसमें? केमिकल इक्विलिब्रियम में। बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा कंसेप्ट है। ठीक है,
याद आया? याद कीजिए अतीत को, ठीक है, जरूर याद आएगा, कोशिश कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, परेशान मत होइए। किसी ने ठीक ही कहा है ना भाई कि फूल और शूल में फर्क कहो कितना, शूल मतलब कांटा, तो फूल और शूल में फर्क कहो कितना है, फूल खिलते हैं मुरझा जाते हैं, शूल चुभते हैं कसकते हैं याद आते हैं। तो याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, क्या कहता है? तो यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात हम आपको याद दिला दें कि ये कहता क्या है। ये कहता है कि the rate of a reaction is directly proportional to the multiple products, directly proportional to the multiple product of active masses का मतलब समझते हैं भाई? एक्टिव मासेस का मतलब क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी के टर्म में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स where stoichiometric coefficients are raised as the power of concentration terms। क्लियर हो गई बात भाई? अब अगर हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पर इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लेते हैं तो क्या बना भाई? देखिए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये तो समझते ही होंगे ना कि जब किसी हम कंपाउंड के फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई, तो इसे मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल्स पर लीटर में ट्रीट करते हैं। पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b पावर y, यानी हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर हटाएं तो एक कांस्टेंट आ गया, ये हो गया x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b पावर y। अब ये जो रेट इक्वेशन यहां पर बनी, ये क्या है भाई? थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन। ये क्या हुआ? थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन। इस बात को अगर हम और बेटर समझना चाहते हैं तो इसके पैरेलल एक कंसेप्ट और ले सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहां पर एक रिएक्शन लिखा N2O5 और इससे प्रोडक्ट बना NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर लें तो यहां पर हम 2 कर दें, यहां पर हम 4 कर दें। ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है। अब अगर हम इसका थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा भाई? रेट, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर डायरेक्ट, ठीक है, हटा देते हैं, के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 2, ये हो गया थ्योरेटिकल। ये समझ रहे हैं ना? थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन। क्लियर? समझ में आई बात? तो यहां पर अब आप देखिए कि ये एक जनरल व्यू है, ये एक हमने रियल इक्वेशन लेकर आपको समझाई है। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। तो अब यही हम आपको दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। ये क्या होगा भाई? एक्सपेरिमेंटल। यानी एक्सपेरिमेंटली अब हम इस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल की बात करें, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ठीक है। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस अगर हम इस रिएक्शन का करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वाकई
जो थ्योरेटिकल इक्वेशन कह रही है कि रेट जो है रिएक्शन की वो कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स पर और बी के पावर वाई पर डिपेंड करती है या नहीं। तो जब हम ये एनालिसिस करते हैं, इससे जो रिजल्ट मिला, अब उसके बेसिस पर हमने रेट इक्वेशन बनाई। मान लीजिए ये रेट इक्वेशन हमें इस तरीके की मिल गई, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बीटा। अब यहां पे जो ये हमें रेट इक्वेशन मिली है, यहां पर पावर अल्फा और बीटा हो गई। अब इसका सेंस क्या लेना है भाई आप लोगों को, ये देखिए यहां पर जो पावर एक्सपेरिमेंटली आई, तो x और अल्फा इक्वल भी हो सकते हैं और x और अल्फा इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। सिमिलरली y और बीटा इक्वल हो भी सकते हैं और ये इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। भाई समझ गए ना, कंफर्म हुआ, मतलब क्लियर हुआ। यानी जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हमें मिलेगा वो थ्योरेटिकल के सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इस बात को हम यहां पर अगर समझें, मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटली हमने जब इस रिएक्शन को एनालाइज किया तो हमें जो रेट एक्सप्रेशन मिला वो रेट एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, N2O5 पावर P ले लिया हमने। अब यहां पर P हो सकता है कि इक्वल टू 2 हो, ये भी हो सकता है P लेस देन 2 हो, या ये भी हो सकता है कि P ग्रेटर देन 2 हो। इंटीजर ये कोई वैल्यू हो, कोई होल नंबर हो, या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब ये आप कंफर्म हो गए। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि जब हम किसी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेस पर लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से मिलने वाले डेटा के बेस पर लिखते हैं, तो इसी रेट एक्सप्रेशन को रेट लॉ कहते हैं। समझ गए ना भाई, क्या कहते हैं, रेट लॉ। तो ये पूरी बात आपकी समझ में आ गई भाई, कंफर्म हो गए। तो जल्दी से नोट कर लें, हम अगली पॉइंट यहां पर डिस्कस करें। जल्दी से नोट करें भाई, नोट कर लें। हो गया बेटा, वेरी गुड, मिटा दिया जाए, ठीक है, लो भाई मिटा दिया गया। तो बेटा इसे आप सीरियस होकर थोड़ा सा लॉजिकली समझें, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहां पर इस कंसेप्ट की जितनी तारीफ करें बहुत ही कम है, ठीक है। अगर ये कहें कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तो गलत नहीं होगा। समझ गए भाई। अब देखो बेटा, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा था उसे मैं दोबारा यहां पर लिखता हूं जिससे बात आपकी समझ में आ जाए। पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई, ये हुआ हमारा रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बेस पर लिखा जाए, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि जो K है इसको क्या कहते हैं, K को कहते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं भाई। क्लियर हुआ। एक खास बात पूछी गई थी नीट, जेईई मेंस और बोर्ड में भी ये बात आई हुई है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट किसे कहते हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं के से ही रिलेटेड है, लेकिन ये कंडीशन कब आती है, जब हम ऐसे कह दें कि देखिए if the molar concentration of molar concentration of reactants is taken as unity, ठीक है, देन ठीक है, या ऐसे कर दो और कम कर देते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ। यानी हम दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 1
m यानी मोलैरिटी, तो क्या होगा भाई, देखिए देन रेट इज इक्वल टू किसके हो जाएगी बेटा, रेट इज इक्वल टू के। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं भाई कि नाउ रेट कांस्टेंट, ध्यान से देखो, नाउ रेट कांस्टेंट becomes equal to the rate of reaction, ठीक है। hence K is called specific reaction rate, समझ गए। तो K को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कब कहते हैं, जब K रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ऐसा कब होगा, जब रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी ली जाए भाई, 1 ले ली जाए। कंफर्म हुए, समझ पाए। तो यहां पर आप देखिए कि एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम रेट लॉ की यहां पर डिस्कस कर लें। देखिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट लॉ मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये बात समझ रहे हैं ना भाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। अगली पॉइंट अगर हम यहां पर देखें तो हम ये कह सकते हैं भाई कि जो रेट लॉ है, रेट लॉ कैन नॉट बी प्रेडिक्ट फ्रॉम स्टोइक्योमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये चीज तो समझ गए होंगे, अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि भाई अगर एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो उसके बेसिस पर जब हम रेट एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन मिलता है। अब अगर हम सेम रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके लिखें तब जो रेट एक्सप्रेशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। तो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पर बेस्ड है, जबकि अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते हैं तो वो स्टोइकियोमेट्री ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन पर बेस्ड है। तो ये बात याद होनी चाहिए आपको। समझ में बात आ गई भाई, कंफर्म हो गए। अब यहां से बेटा हम कह सकते हैं, देखिए कि greater the value of K faster is the क्या रिएक्शन। समझ गए भाई, कहीं कहीं पर रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं भाई आर, समझ गए, एक्शन। तो समझ लेना ये रिएक्शन की ही बात हो रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा के की वैल्यू ग्रेटर होगी रिएक्शन की रेट उतना हाई होगी, फास्ट होगी, यानी हमें ज्यादा प्रोडक्ट कम समय में मिलेंगे, या रिवर्स बोलें कम समय में ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। कंफर्म हो गई बात। अब यहां पर बेटा ध्यान दें, अगर हम देखें तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू डेफिनिट होगी, फिक्स होगी। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, क्लियर हो रही बात, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसमें से बी या ए या जो भी रिएक्टेंट्स हैं किसी की कंसंट्रेशन को घटाएं बढ़ाएं, यानी इंक्रीज करें या डिक्रीज करें,
के की न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? तो इसी बात को हम यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, समझें क्या कि K is independent from concentration of the reactants और products। यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के चेंज होने से के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये डिपेंड किस पर करता है? ठीक है, के, या हम ऐसे कह दें द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, चेंज विद टेम्परेचर ओनली। केवल किसके साथ चेंज होती है भाई? टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। बात समझ पाए ना? यानी यहां पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन अगर हम लें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को कांस्टेंट रखें, लेकिन टेम्परेचर चेंज करते जाएं तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चेंज होता जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टेम्परेचर पर। कंसंट्रेशन आप सेम रखें, ठीक है, या चेंज करें, कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता, केवल टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा। तो ये बात समझ में आ गई भाई? कंफर्म हुए? जल्दी से नोट कर लें, ठीक है, नोट करें। हाँ भाई, हो गया? मिटा दिया जाए? मिटा दें, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। हाँ भाई, हो गया। तो आइए आगे देखते हैं बेटा। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। ये बात समझ पाए? ठीक है। तो बेटा जी देखिए, अगर हम रेट कांस्टेंट की यूनिट देखें तो बहुत सा सिंपल सा तरीका है याद रखने का। आगे जब आप पढ़ेंगे काइनेटिक्स में आगे तो देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए जो यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो डिफरेंट होती है। तो आप रटकर काम नहीं चला सकते, आपको हम बताते हैं। देखिए पहला केस हम लेते हैं फॉर रिएक्शंस जो सॉल्यूशन स्टेट में होती हैं। तो हम यहां पर देखिए थोड़ा कंडेंस करके लिख दे रहे हैं, बात आप समझ लेंगे कि ठीक है मैं क्या बताना चाहता हूं। फॉर रिएक्शंस विच प्रोसीड इन सॉल्यूशन स्टेट, तो सॉल्यूशन स्टेट में अगर हो रही है तो देखिए क्या बनती है यूनिट, कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 - n एज अ पावर है, और टाइम इनवर्स। ठीक है, अब हमें पता है कंसंट्रेशन कौन सी लेते हैं भाई, जल्दी बोलो, मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर लेते हैं। तो हम कंसंट्रेशन की जगह पर क्या रख सकते हैं, मोल्स पर लीटर। अब अगर मोल्स पर लीटर रखेंगे भाई तो क्या बनेगा समझो, मोल पावर क्या हो गई 1 - n लीटर, ठीक है, n-1, और टाइम इनवर्स। अब यहां पर हमने टाइम इनवर्स लिखा इसलिए कि किसी केस में, किसी क्वेश्चन में टाइम सेकंड में होगा, किसी मिनट में, किसी ईयर्स में, किसी आवर्स में, तो जो भी आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर बेटा देखो, हेंस n क्या है, n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा हम आपको यकीन दिलाएं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, अगर हमने आपसे कहा कि जो रेट लॉ है वो केमिकल काइनेटिक का बैकबोन है, तो यकीन जानिए ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये आत्मा है केमिकल काइनेटिक्स की।
आप आगे जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ही होगा। यकीन जानिए भाई, झूठ बोलकर हम आपसे क्या करेंगे, यकीन जानो। हनुमान जी तो है नहीं भाई कि सीना फाड़ के दिखा दें, हैं? विश्वास करना पड़ेगा आपको, कर लीजिए। तो यहां पर देखो, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे अप्लाई होगी, इसका डिटेल्स हम आगे बताएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हम आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन ये देख लें आप, एन की जो वैल्यू है ये निगेटिव साइन में भी हो सकती है, पॉजिटिव साइन में भी हो सकती है। एन की जो वैल्यू है वो 0 या कोई होल नंबर हो सकती है, या फिर ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना भाई। देखो मान लेते हैं हम कि एन की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। अब पूछा जाता है ऐसे बोर्ड में, ठीक है, या नीट मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं कि कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, कहा गया भाई इसका ऑर्डर कितना है ये पूछ लिया जाएगा, या कह दिया गया इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखो। तो देखो कैसे बताएंगे, अगर ऑर्डर 1 है, एन की वैल्यू 1 है, अब यहां 1 रखो भाई, ठीक, तो क्या होगा, ये 0 हुआ यानी 1 हो गई क्वांटिटी, यहां भी 0 हुआ क्वांटिटी 1 हो गई। तो कंफर्म है यहां पर क्या हुआ, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या मिल गया भाई आपको, टाइम इनवर्स। तो इस तरीके से आप यूनिट अरेंज कर लेंगे, बना लेंगे, थोड़ा सा मेहनत करें, याद रखें। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं ना भाई, अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है, यानी सारे रिएक्शंस क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है भाई, गैसियस स्टेट में है, तो क्या होगा, बस कंसंट्रेशन की जगह आपको प्रेशर यूनिट का यूज करना है। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए, प्रेशर पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना कि प्रेशर की यूनिट क्वेश्चन में क्या दी है, किसमें डिमांड है, एटीएम, बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी है आप मैनेज कर लेना। ये बात समझ में आ गई, कंफर्म हुए ना, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लें। एक और बेहतरीन पॉइंट हमें यहां पर बेटा जी डिस्कस करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या बताएं, लगभग हर कंसेप्ट एग्जाम में, सॉरी, हर एग्जाम में और स्पेशली बोर्ड में तो पूछा जाता रहा है, डिफरेंस 1-2 मार्क्स में, ठीक है। तो क्या होता है आइए जान लेते हैं। हो गया, मिटा दूं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो आइए डिफरेंस पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और यहां पर ले लिया रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो भाई देखिए, आप रेट ऑफ रिएक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी आपने पढ़ लिया रेट कांस्टेंट क्या है, बातें क्लियर हैं। वीडियो पॉज करके जल्दी से डिफरेंस सोच लीजिए क्या क्या हो सकता है, जल्दी कीजिए। तो भाई देखिए, समझ लिया। अब मैं पहला डिफरेंस लिखता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इट इज चेंज, ये क्या होता है भाई, समझ पाए ना, क्या लिख सकते हैं, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ये बात समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए, कंफर्म हो गई बात। और ये क्या है, इट इज क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ गए भाई, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट में बी, या ऐसे लिख दें कि इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इतना आगे समझ लेना, अभी पढ़ाया है कि इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
इज टेकन एज यूनाइटी। ये बात समझ में आ गई भाई, कंफर्म हुए, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट आप यहां पर देखो, जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of reactants at any stage of the reaction। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन की रेट यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट कोर्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की रेट लगातार डिक्रीज करती जाती है। क्यों? क्योंकि रेट किस पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो रेट कम होती जाती है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है हमारा, ये केवल किस पर डिपेंड होता है? ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ये केवल किस पे डिपेंड करता है भाई? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ गए? एक और डिफरेंस हम यहां पर ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, वो डिफरेंस है यूनिट का। अब भाई देखिए, यूनिट ऑफ रेट क्या होती है? तो बेटा आप जानते हो यूनिट ऑफ रेट क्या होती है। भाई रेट की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। तो भाई मोल्स पर लीटर है, यानी लीटर इनवर्स हो गया, ठीक। और डिवाइडेड बाय टाइम है, यानी टाइम इनवर्स हो गया। ये हुई कंसंट्रेशन की यूनिट। क्लियर हो रही है बात? अब अगर यहां पर हम देखें तो इसकी जो यूनिट है, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स किस पर बेटा? डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी बताया था ना भाई, रेट लॉ में एक्सप्रेशन हमने समझाया था कि यहां पर इस बात का आप ध्यान रखें, जब यूनिट हम बता रहे थे रेट कांस्टेंट की, याद कीजिए अभी पीछे हमने क्या लिखा था कि कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो भाई n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब n की वैल्यू ऑर्डर डिफरेंट होने पर यूनिट चेंज हो जाएगी, कोई एक फिक्स यूनिट लाइक रेट ऑफ रिएक्शन की तरह यहां कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई भाई, कंफर्म हुए, ठीक है। तो अब हम आप एक खूबसूरत सा कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स समझेंगे, लेकिन आज नहीं, अब हम इनको, ठीक है, अगले कंसेप्ट अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, बाय बाय।